दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। गोट का बिहार से मंगाए हैं। हाँ डालो। कितना डालना है लालू जी? दो चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? तेल, इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर। बस ब्लैक पेपर। हाँ इतना? हाँ डालिए। धनिया। हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा, ये वीडियो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को बिहार के एक और बहुत लोकप्रिय राजनेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ मटन बनाते और खाते हुए दिखाता है। अब इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। थोड़ा भी अगर हम जगे हुए लोग होते तो कोई अगर पॉलिटिशियन मटन बनाते हुए मटन खाते हुए अपनी फोटो डाल रहा है, उसकी पार्टी का दिवाला पिट गया होता। एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई होती सिर्फ इस एक तस्वीर पर कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मटन चबा रहा है। बात इसमें नैतिकता धार्मिकता की नहीं है, बात पृथ्वी के भविष्य की है। इस साल जितनी लंबी हीट वेव है इतनी पहले कभी नहीं देखी गई। ये सब क्या हो रहा है? ये क्लाइमेट क्राइसिस है। क्लाइमेट क्राइसिस कहाँ से आ रही है? दूसरा सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। ये वीडियो एक मशहूर यूट्यूबर का है जो हाल ही में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में काफी पॉपुलर हो गए हैं। उनका नाम आचार्य प्रशांत है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस घटना की राजनीति में पड़े बिना, जो कि एक अलग मुद्दा है, हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं इस पर कभी ना कभी वीडियो तो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि राजनीति हम सब पर असर डालती है। आज मैं आपका ध्यान इस वीडियो में आचार्य प्रशांत द्वारा प्रस्तावित आइडियोलॉजी और इस वर्ल्ड व्यू में छिपे हुए साइंटिफिक विचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले उनके बोलने के अंदाज में गुस्से को देखिए, और ये गुस्सा आपको उनके अधिकतर वीडियोस में दिखाई देता है। मुझे नहीं मालूम कि ये जानबूझकर बनाई गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ताकि एक एंग्री यंग मैन की छवि प्रस्तुत की जा सके, या ये उनका स्वाभाविक रूप है। जो भी हो, ये किसी ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। आप महान दार्शनिकों जैसे ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति के वीडियोस सुन सकते हैं, और आप उनकी आवाज में कभी भी ये गुस्सा नहीं पाएंगे। और जैसा कि कहते हैं, गुस्सा स्टैटिस्टिक्स की तरह है, सांख्यिकी की तरह है। अक्सर जितना दिखाता है उससे ज्यादा छुपाता है। तो आइए देखें ये गुस्सा क्या छिपा रहा है। तो वीडियो के पहले हिस्से में आचार्य जी कहते हैं कि अगर हम जागे हुए लोग, जागरूक लोग होते, तो एक पार्टी जिसका मुख्य नेता मीडिया में खुलेआम मटन खाने की बात करता है, वो पार्टी दिवालिया हो जाती है। अब आइए जागरूक शब्द के प्रयोग को एनालाइज करते हैं और इसकी राजनीति समझते हैं। एक्चुअली उनका जागरूक या जागे हुए लोग शब्द से असल मतलब क्या है? क्या यूरोपियन लोग जागरूक हैं, जो अक्सर ऐसे नेताओं को वोट देते हैं जो मांसाहारी हैं? अफ्रीकन्स, मिडिल ईस्टर्न, ऑस्ट्रेलियंस, सेंट्रल एशियन, कोई जागरूक है? शायद इनमें से कोई जागरूक नहीं है। इस हालत में मुझे लगता है कि दुनिया में अभी तक जागरूक लोग हैं नहीं, उनकी परिभाषा के अनुसार। अब आइए भारत की ओर आते हैं, जो अध्यात्म की भूमि है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो जागरूक थे, जागे हुए थे? एक कश्मीरी पंडित होने के नाते उन्हें मांस खाना पसंद तो था? शायद नहीं। क्या दलाई लामा जागरूक हैं, या नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सभी मांसाहारी थे या हैं। इवन सिद्धार्थ गौतम, हिस्टोरिकल बुद्धा, भी जागरूक नहीं थे शायद, क्योंकि उनके जीवन के अंतिम समय में एक गरीब व्यक्ति द्वारा बनाए गए पोर्क को खाने का जिक्र है। अब क्या इसका मतलब यह है कि लोग जागरूक नहीं है, पर उन्हें जागरूक बनाया जाना चाहिए? फिर प्रश्न उठता है, आप उन्हें कैसे जागरूक बनाएंगे? वाजिब सवाल है। देखिए, अपने विचारों को उन पर थोप कर, और तब तक थोपते रहें जब तक वो आपके हिसाब से जागरूक जीवन जीना ना शुरू कर दें, जो कि इस मामले में एक शाकाहारी जीवन है। मेरा मानना है कि ये विचारधारा बहुत ही अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक और कुछ हद तक तानाशाही जैसी है, जो खुद को सभी अच्छी क्वालिटी से
गुणों से भरा हुआ समझती है और दूसरों को अज्ञान से भरा हुआ। ये बहुत ही टॉप डाउन नजरिया है। अब आप ही बताइए कि इस वर्ल्ड व्यू की उन ब्रिटिशर्स के वर्ल्ड व्यू से ये कितना अलग है। ये वर्ल्ड व्यू जो सोचते थे कि भारतीय असभ्य हैं और उन्हें उनमें सभ्य इंसान बनाने के लिए पहले सुधारा जाना जरूरी है। उनकी राय में भारतीय जागरूक नहीं थे और उनका सारा अध्यात्म बकवास था। उनके अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वैल्यू सिस्टम और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन एथिक्स जागरूक की श्रेणी में आते थे। ऐसा होता होगा कि अपने आपस में रात के भोजन के दौरान वो कभी कहते होंगे, अगर ये शाकाहारी असभ्य लोग जागरूक होते तो हमारे खिलाफ विद्रोह होता और हम कभी उन पर राज नहीं कर पाते। इनफैक्ट हमारा दिवालिया पिट गया होता। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि ऐसे लोगों की भाषा और व्याकरण जो दूसरों में कमी निकालती है या उनको कुछ कमतर करके आंकती है, लगभग हमेशा एक जैसी होती है। कमी निकालने के बाद फिर वो अपना सॉल्यूशन भी प्रस्तुत करते हैं, जो कि एक मार्केटिंग है। हालांकि मैं इसे अच्छी मार्केटिंग नहीं मानता। मैंने इस मार्केटिंग वाले पहलू पर अपने पिछले वीडियोस में चर्चा की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु व्यक्ति को इसके बारे में ईमानदार रहना चाहिए। अब आता है वीडियो का दूसरा हिस्सा, जो कि और भी दिलचस्प है। आचार्य जी कहते हैं कि ये नैतिकता या धार्मिकता के बारे में नहीं है ये शाकाहार का मसला, बल्कि प्लेनेट अर्थ के बारे में है। अगर आप इस कथन को ध्यान से समझें तो आपको कुछ दिलचस्प बातें मिलेंगी। पहला, नैतिकता या धार्मिकता के इन्वॉल्वमेंट से इनकार, जो ऊपर से दिखने में ऐसा ही लगता है लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये असल में धार्मिकता और ज्यादा कास्ट के बारे में ही है, क्योंकि भारत में अधिकतर मांसाहारी लोग या तो अल्पसंख्यक हैं या नॉन अपर कास्ट हिंदूज हैं। अगर आप इन दोनों समाज का हिस्सा नहीं हैं तो आप एक प्रिविलेज क्लास का हिस्सा हैं, और ये एक ऐसी सुविधा है जो हमें कुछ हकीकतों को देखने से वंचित कर देती है। अगर आचार्य प्रशांत एक मांस खाने वाले समुदाय से होते तो मैं पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि मांसाहार के बारे में उनके विचार बिल्कुल अलग होते। सोशल साइंटिस्ट भी मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। आखिर हम सब अपने आसपास के वातावरण का ही तो परिणाम है, जो घर के बाहर और अंदर दोनों ही कल्चर से मिलकर बनता है। एक व्यक्ति के जाति या धर्म और उनके वेजिटेरियन होने के बीच सीधा संबंध है, और खास तौर पे भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में। याद रहे, भारतीय शाकाहारी लोग वेस्टर्न सेंस में वीगन नहीं होते, जो अपने पशु प्रेम के कारण मीट खाना छोड़ देते हैं। भारत में लोग या तो जन्म से शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी, और भारत के शाकाहारी लोग हमेशा अहिंसक नहीं होते, जो कि एक प्रचलित अवधारणा है और आमतौर पे दिखाया जाता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने शाकाहार के लिए हिंसापूर्ण एक्टिविटीज में भाग लिया है, जो कि ईमानदारी से कहूं तो कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने शाकाहारियों को मांसाहारियों से ज्यादा एग्रेसिव पाया है। आखिर एक जानवर की जान बचाने के लिए एक इंसान की जान लेने की घटना कोई नई तो नहीं है। हालांकि ये बहुत रेयरली होता है, मगर होता तो है। अब इस वीडियो के दूसरे पहलू में सिंपैथी या सहानुभूति वाले हिस्से पर भी बात करना चाहता हूं आपसे। वीडियो का पूरा लहजा और अंदाज मीट ईटर्स और उनकी खाने की आदतों के प्रति घृणा से भरा हुआ लगता है। ये लगभग मांसाहारियों और उनके समर्थकों के लिए नफरत की सीमा तक भी पहुंचता दिखाई देता है कई बार। कम से कम मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ। दूसरों के लिए सिंपैथी और स्नेह ह्यूमैनिटेरियन या मानवतावादी व्यवहार और डेमोक्रेसी का सबसे जरूरी हिस्सा है। आखिर डेमोक्रेसी है क्या? डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज को स्वीकार करना, चाहे आप उनसे पूरी तरह से असहमत ही क्यों न हो, यही तो डेमोक्रेसी है।
तो यह आचार्य जी के शाकाहारी दृष्टिकोण की एक और समस्या है, जो कि मांसाहारियों के प्रति स्नेह का विचार नहीं रखती है। अब आता है वीडियो का अंतिम हिस्सा, जो बहुत ही अवैज्ञानिक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जिन्होंने एक प्रसिद्ध कॉलेज से टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। अब टेक्नोलॉजी बिल्कुल विज्ञान तो नहीं है, लेकिन इसके बहुत करीब है। तो यहाँ इस वीडियो के इस हिस्से में आचार्य जी कहते हैं कि मांसाहार पर्यावरण, क्लाइमेट पर बुरा असर डालता है। ये एक आम इंसान को जो अखबार पढ़ता है और आसपास की घटनाओं से वाकिफ है, एक समझदारी भरा तर्क लग सकता है, लेकिन गहराई से जांचने और स्पेशलिस्ट से बात करने पर एक अलग तस्वीर सामने आती है। ऐसे स्टेटमेंट से एक नॉर्मल आदमी को ये धारणा मिलती है कि जानवरों को मारना और उनका कत्ल करना क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाता है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। असल में ज्यादातर गतिविधियां जो ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करती हैं, वे चारा प्रोडक्शन और जानवरों की डाइजेशन प्रक्रिया यानी पाचन प्रक्रिया के दौरान होती हैं। ये असली कहानी है, वो जानवरों को मारे जाने के दौरान नहीं पैदा होती हैं। अब कोई तर्क दे सकता है कि बड़े पैमाने पर गैस हम एमिट हो रही है क्योंकि जानवरों की संख्या ज्यादा है, और जानवरों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि उन्हें मांस उत्पादन के लिए पाला जा रहा है, जो कि सच है। लेकिन फिर पशुओं के लिए प्रेम का क्या हुआ? जानवर ये गैसेस निकालते हैं, पौधे ये गैसेस निकालते हैं, कई जीवित जंतु भी ये गैसेस निकालते हैं। असल में चावल की खेती भी मीथेन गैस का उत्सर्जन करती है, जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या हमें चावल खाने के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाना चाहिए? क्या हमें चलाना चाहिए? साफ तौर पर नहीं, क्योंकि अगर हम इस अवैज्ञानिक रास्ते पर एक बार चल पड़े तो हम बहुत ही तर्क संगत काम हम बहुत ही अजीबोगरीब काम करने लगेंगे, जो इंसानों को और नुकसान पहुंचाएंगे। इंसान, जैसा कि हम जानते हैं, एक लिविंग एनिमल है, ग्रेट एप फैमिली का है, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। हम जीने के लिए और सरवाइव करने के लिए इवॉल्व हुए हैं जैसे दूसरे जानवर भी। असल में आपको जानकर हैरानी होगी कि केले और इंसान 50% जीन्स शेयर करते हैं। क्या आपको कभी केले या अन्य फलों का खाने में बुरा लगता है? साफ तौर पे नहीं, क्योंकि सब कुछ एक लाइफ फॉर्म है और एक लाइफ फॉर्म दूसरे लाइफ फॉर्म पर जीने के लिए निर्भर होती है। यही फूड चेन है और हमें पढ़ाया भी गया है साइंस में। ये स्वीकार करने के लिए विनम्रता और ईमानदारी चाहिए कि हम इस बड़े जीवन चक्र का एक छोटा सा हिस्सा हैं, और ये जीवन का नाटक, जिसे बायोलॉजिकल ड्रामा भी कहते हैं, हमारी कल्पना से भी बड़े पैमाने पर होता रहता है। और ये चक्र तब से चल रहा है जब से इंसान इस धरती पर आया भी नहीं था, और ये हमारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। हम अपने छोटे से समय को यहाँ अर्थपूर्ण बना सकते हैं अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें, ह्यूमैनिटेरियन मूल्यों को बनाए रखें, जीवन का पूरा आनंद उठाएं और अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें, अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके फीडबैक से हमें अपने आप को सुधारने में मदद मिलती है।